हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी और उससे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज हाइड्रोजन, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट ए के साथ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमने डिस्कस करना है हाइड्रोजन के बारे में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाएंगे एंड आई होप आपको एट द एंड समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन उसके डिफरेंट रिएक्शंस क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख रहे हो तो इस टेबल के सबसे उधर देखो, ऊपर टॉप पर यहां पर कौन रखा हुआ है? हाइड्रोजन रखा हुआ है आपका। मतलब अगर मैं पीरियड के बारे में बात करूं तो फर्स्ट पीरियड है, ग्रुप की बात करूं तो फर्स्ट ग्रुप है आपका, और यहां पे है आपका हाइड्रोजन। अब बात ये आती है कि इसका सिंबल क्या है। वैसे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर दिख ही रहा है, बट फिर भी आपको थोड़ा अलग से मैं यहां पे दिखा देता हूं कि जो इसका सिंबल है बेटा हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो ये कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है। हाइड्रोजन अपने ही हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके डुप्लेट बनाता है और स्टेबल बनता है, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा वो हमारा H2 हो जाएगा। किसी भी हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि पीरियड 1 एंड साथ में ग्रुप 1, तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ इसके एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो एक ही इलेक्ट्रॉन को या तो किसी को दे सकता है या तो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके अपने आप को स्टेबल बना सकता है। सिर्फ इसी वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो भी 1 हो जाती है। बात रह गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो भी आपके के शेल में है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1 है और ये आपका के शेल पे रखा हुआ है। बात करते हैं अब इसके पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल की। मैं ऑलरेडी वो देखो टॉप पे आपको दिखा चुका हूं। ये फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, जो कि 1A ग्रुप जिसको कहा जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करें तो देखिए, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है आपका 1। मॉलिक्यूल की बात करें तो 2 हाइड्रोजन थे ना, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। और अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑफकोर्स इसका 1 आंसर है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है हाइड्रोजन के बारे में। चलिए अब आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं। अब हमारी बात आती है बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल की। बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल को देखूं तो उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। और अगर किसी भी एल्कली मेटल की बात की जाए, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, या लिथियम की बात ले लो आप, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो कायदे से देखा जाए तो इनको एक ही ग्रुप में डालना चाहिए, जो कि ग्रुप 1 है। और क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो एट द टॉप उसको रखना चाहिए, जो रखा भी हुआ है, जो आप देख सकते हो। लेकिन एक्चुअली में जब से मेंडलीव ने अपना मतलब पीरियोडिक टेबल दिया है, जिसके अंदर जितने भी एटम्स को या जितने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रखा गया, तो हाइड्रोजन को लेकर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हमेशा रही है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों रही है। रीजन सिर्फ इतना है कि जो हाइड्रोजन है ना, उसका कई सारा जो बिहेवियर है वो एल्कली मेटल के साथ तो रिजेंबल करता है, पर साथ ही साथ जो हैलोजन एटम्स हैं उनके भी कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के साथ रिजेंबल करती है। अब बात सिर्फ यही है। अब देखो, हाइड्रोजन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एज ए मेटल बिहेव कर सकता है, चाहे तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा सकता है जो कि हीलियम का होता है, और वो नॉन मेटल की तरह बिहेव कर सकता है। तो यही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। बट इसका जो थोड़े टाइम के लिए जो सॉल्यूशन निकाला गया वो निकाला गया बाय जे थॉमसन। अब इनका ये कहना था कि एक काम करो यार, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका डिसरप्ट ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो बेटर ऑप्शन ये है यार कि इसको उठा के सबसे ऊपर टॉप पे वहां पे रख दो। और इसका एक कारण ये भी था, अगर आप देखो तो हाइड्रोजन के पास तो यार सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से सबसे ऊपर उसी को आना चाहिए, तो उसको उठा के वहां पे रख दिया गया, ठीक है। बट अदरवाइज हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका मेटल की तरह बिहेव भी करता है और एज अ नॉन मेटल भी बिहेव करता है।
अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन चीजों को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोट देख लो। और नोट क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो शोज अ ड्यूल नेचर। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हाइड्रोजन कैसे बिहेव करता है, एज अ ड्यूल नेचर शो करता है, बिकॉज इट रिजेंबल्स द एल्कली मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 एंड द हैलोजन्स ऑफ ग्रुप 70। प्लीज ये बात याद रखना कि जो हाइड्रोजन है वो आपका ड्यूल नेचर शो करता है। आई होप आपको यहां तक ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात रह जाती है बेटा सिमिलैरिटी बिटवीन द हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स। मैंने अभी आपको क्या बोला कि हाइड्रोजन जो है वो दोनों की तरह बिहेव करता है। मतलब ये कि उसका एज ए मेटल की तरह बिहेव भी करता है, एज ए नॉन मेटल भी बिहेव करता है। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन भी बनाता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन भी बनाता है। तो अभी हम पहले ये देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल के साथ कैसे रिजेंबलेंस है, क्या क्या सिमिलरिटीज है उनके बीच में। तो शुरुआत करते बेटा, सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो एक दिख रहा होगा, लिथियम में भी एक है, सोडियम में भी अगर ये देखिए एक है, पोटेशियम की बात करें एक है, रुबिडियम में भी एक है, सीजियम में भी एक है, फ्रेंशियम में भी हमारा एक ही है। मतलब ये कि सभी की आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मतलब है कि आप अच्छी तरह जानते हो ना बेटा, किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन सभी की आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखें तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि एल्कली मेटल्स आपके बिहेव करते हैं। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। नंबर 2, अब हम हमारी बात करेंगे बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो मतलब ये है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, उसके आउटर मोस्ट शेल में है ही एक इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ध्यान से, देखिए हाइड्रोजन के आउटर वो एक ही ऑर्बिट है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में भी एक है, सोडियम में भी एक है, पोटेशियम में एक है, रुबिडियम में भी एक है। मतलब जितने भी आपके हैं उन सबके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो रिजेंबलेंस की बात हो रही है, सिमिलैरिटी की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है बेटा हमारे पास लिखा आएगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनकी बातें हो रही है, इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो एक हो गया इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। आगे बात करते हैं, और सिंपल सी बात यह है बेटा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, वही उसकी वैलेंसी भी होती है। मतलब क्या, ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर लिथियम की बात करते हैं। अब लिथियम में हमारे पास 2 है और साथ में 1 है, राइट। अब 2 जो है वो इसका इनर शेल है, 1 जो है इसका आउटर मोस्ट शेल है। अपने आप का एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपना वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर दे। क्योंकि अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो उसके पास एक शेल बच जाएगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसका एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया गया है उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी। हाइड्रोजन को भी देख लो। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के पास भी बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर आप चाहें तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर इसका एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा सकते हो। एंड इसीलिए इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। तो जितने भी एल्कली मेटल्स आपको दिख रहे हैं इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, उन सब की वैलेंसी क्या है, 1 है। तो ये एक सिंपल सी बात है जो आपने याद रखनी है। अब आपको लेके चलता हूं बेटा आयन फॉर्मेशन के बारे में। देखिए एक सिंपल, देखो ये ना चीजें बड़ी सिंपल होती हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो आपको आता भी जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए जब हम बात करते हैं बेटा आयन फॉर्मेशन की, मतलब आयन पहली बात तो बनता ही क्यों है, व्हाट इज द रीजन। सिंपल सी बात है बेटा, कोई आयन इसलिए बनता है ताकि उसकी एक जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल सके। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से पहले आप पहले ये देखो। सबसे पहले इन सभी एलिमेंट्स को देखो, इन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखो, सभी में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियस है ना बेटा, देखो क्या होता है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तब आती है जब आपके पास अगर एक शेल हो तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, और अगर एक से ज्यादा शेल हो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ऊपर 2 के छोड़ देते हैं, हम तीसरे शुरू करते हैं। सोडियम की बात करें, सोडियम में ये एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो इसके पास जो मेरे पास 2 शेल रह जाएंगे, तो उसका आउटर मोस्ट शेल होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला। तो मतलब ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा रहा है। तो
कहने का मतलब सिर्फ इतना है, क्योंकि इनके सभी के आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, बाहर भेज देता है, मतलब किसी और को दे देता है। और क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, जिसकी वजह से ये बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और उसी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हमने नाम दिया बेटा क्या, कैटायन। तो याद रखें, कैटायन कुछ नहीं है, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, और हमें तब मिलती है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस उसमें होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, टेंशन ना लो। देखिए, अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर एक हाइड्रोजन की, ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या किया, इसमें से ना एक इलेक्ट्रॉन को निकाला। अब जैसे हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो देखो क्या बन रहा है आपका, यहां पे आपका H पॉजिटिव आयन बन रहा है। उसी तरह अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम के आउटर शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बचेगा बेटा मेरे पास, लिथियम पॉजिटिव आयन। उसी तरह सोडियम की बात की जाए तो भी यही चीज देखने को मिलती है। तो बेटा अगर सभी का बिहेवियर एक जैसा है तो ये सिमिलैरिटी हुई ना। तो आयन फॉर्मेशन के अंदर ये क्या करते हैं, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनते हैं। उन्हीं पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हमने नाम दिया कैटायन। क्लियर? तो यही मेरा बेटा आयन फॉर्मेशन है। अब क्योंकि इन सभी केसेस में ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन रहे हैं, इसी वजह से इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहा गया। मतलब इन सभी के पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उन्हीं एलिमेंट्स के पास होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया बेटा आयन फॉर्मेशन के बारे में। अब बेटा हम बात करेंगे रिड्यूसिंग पावर की। अब ना एक ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस चीज को लेके बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन रहती है। तो पहले आप ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले देखो, ये जो आपको देख रहे हो बेटा, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले ध्यान से पढ़ो, नीचे क्या लिखा है, क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। एक सिंपल सी बात बताऊं यार, देखो, अगर एक एलिमेंट अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जिनको देगा वो पर्टिकुलर एलिमेंट को कहेंगे कि वो रिड्यूस्ड हो गया। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। मतलब मैं अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा हूं तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सब में क्या हो रहा था, इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए। इसी वजह से इनकी रिड्यूसिंग पावर है, मतलब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। बस इसी चीज को बेटा हमने थोड़ा यहां पे अब स्टडी करना है। जैसे मैंने कहा कि जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, इवन हाइड्रोजन की बात करें, वो एक्ट करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, इस एग्जांपल के अंदर बहुत प्यार से आपको मतलब समझ में आ जाएगा यार एग्जैक्टली हुआ क्या है। मेरे यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर एक कॉपर ऑक्साइड यहां पे दिया हुआ है, दिस वन इज कॉपर ऑक्साइड। ये आपका हाइड्रोजन है, जैसे वो इससे रिएक्ट करता है तो मुझे मिलता है Cu, कॉपर का मेटल, और साथ में आपको पानी मिलता है, दैट इज H2O, वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है। अब हम इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जो कॉपर ऑक्साइड है वो एक्चुअली में पहले डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर, जिसमें एक हो गया आपका Cu2 पॉजिटिव और दूसरा बेटा आपके पास होता है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। एक Cu2 पॉजिटिव बना, एक O2 नेगेटिव बन गया आयन। क्लियर हो गया। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन एक्चुअली एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक करके दो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस क्रिएट करेगा, मतलब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देगा। अब समझना हो क्या रहा है, क्योंकि ये जो दो आपके नेगेटिव आयंस आपको जो दिख रहे हैं, मतलब टू इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयंस, टू इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, कॉपर के पास। अब कॉपर के पास जाके उसको कर देंगे न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से वो कॉपर का मेटल बन जाएगा। समझ में आया। अब रह बात ये 2H पॉजिटिव आयन का क्या होगा, ये जो 2H पॉजिटिव आयन है ये जाएगा बेटा मेरे कहां पर, ऑक्सीजन के साथ, और जैसे वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा क्या बन जाएगा बेटा, ये H2O तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरह से सारी रिएक्शन आपकी टेक प्लेस करती है। समझ में आया क्या हुआ।
पहले तो देखो ध्यान से कि मेरे पास CuO है, CuO के दो टुकड़े हुए, एक बन गया Cu2 पॉजिटिव, एक बन गया बेटा 2 नेगेटिव। उसके बाद हाइड्रोजन के टुकड़े हुए तो बन गया था बेटा 2H पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स बने थे। अब उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके चले गए बेटा कॉपर के पास और उसको न्यूट्रलाइज करके कॉपर का एक मेटल क्रिएट किया। और यहां पर जो आपका 2H पॉजिटिव आयन थे वो चले गए बेटा ऑक्सीजन के साथ ताकि मेरे पास H2O क्रिएट हो सके। तो इसी तरह से सारी रिएक्शन टेक प्लेस करती हैं। अच्छा, ये तो मैंने हाइड्रोजन का बताया ना, अरे सोडियम भी एग्जैक्ट ऐसे ही करता है, देखो ध्यान से। अब मेरे पास यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड है, उसके साथ आपके पास सोडियम है 2Na, और फिर से CO और Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। अब फिर से सवाल आता है कि सर ऐसा कैसे होगा, वही सेम तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास Cu पॉजिटिव आयन एंड O2 नेगेटिव आयन तो यहाँ पे फिर से क्रिएट हो ही रहा है, जैसे मैंने आपको कहा वो डिसोसिएट होगा मतलब टूटेगा। उसके बाद क्या हुआ, ये जो आपको 2Na दिख रहा है ना बेटा, अब आपको पता कि N जो है Na के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर Na पॉजिटिव बन जाएगा और साथ में बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, राइट, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। बट क्योंकि मुझे ऑक्सीजन जो है ना, यहाँ देखो ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर ये 2 नेगेटिव लिखा हुआ है। 2 नेगेटिव का मतलब हुआ कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की मतलब एक्सेस है, ठीक है। और यहां पे लिखा है 2 पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के चलते मुझे 2 सोडियम के एटम्स चाहिए होते हैं, ताकि वो जब डिसोसिएट हो तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को मतलब इजेक्ट कर सके। और यही वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा जो जो कहां जाएंगे, कॉपर के पास जाएंगे और उसको बनाएगा कॉपर का मेटल, ठीक है। और सोडियम चला गया ऑक्सीजन के पास ताकि बन गया सोडियम ऑक्साइड। तो इस तरह से बेटा आपकी रिएक्शन टेक प्लेस करती है। अब मोटी मोटी बात क्या है यार, देख सिंपल सी बात अगर कहूं, अगर मैं यहां बात कर रहा हूं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसने दिया, तो जवाब है सोडियम ने दिया। तो क्योंकि सोडियम ने दिया अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसी वजह से वो बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। पिछले वाले केस में भी क्या था बेटा, अगर आपने ध्यान से देखा था, पिछले वाले केस में क्या था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, ये देखो हाइड्रोजन केस में बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है 2 नेगेटिव, ये किसने दिया था, ये हाइड्रोजन ने दिया था। क्योंकि हाइड्रोजन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे जिसकी वजह से ये बन गया फिर से रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया, बहुत सिंपल है बेटा आपका। तो ये सब टेक प्लेस करता है बेटा आपके इस रिएक्शंस के अंदर। और अगर आप देख सकते हो इन रिएक्शंस के अंदर तो साफ दिखता है कि चाहे सोडियम हो चाहे हाइड्रोजन हो, ये दोनों के दोनों एक्चुअली में अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, खुद को स्टेबिलिटी में लाने के लिए। इसलिए बेटा ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा इनके बर्निंग इफेक्ट की। जब हम इसको जलाते हैं तो क्या होता है, राइट। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप हाइड्रोजन को बर्न करेंगे बेटा तो वो हमेशा ऑक्साइड्स बनाता है और उसी को हम बेसिकली वाटर देते हैं। मैं आपको बताता हूं बेटा कि एक्चुअली में ना जब भी हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर ये 2 तरह के प्रोडक्ट बनाता है। एक तो पानी, दूसरा होता है पेरोक्साइड। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए पहले ये देख लो हो क्या रहा है कि मेरे पास यहां पर देख सकते हो कि हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन मेरा किससे बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो H2 प्लस O2, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एज ए रिजल्ट बनाएगा बेटा H2O। अब मुझे इसको बैलेंस करना था, तो 2 हमने लगा दिया हाइड्रोजन के साथ और 2 हमने लगा दिया बेटा इसके साथ, तो ऑटोमेटिकली बेटा आपके पास ये जो इक्वेशन है ये पूरी आपकी यहां पे बैलेंस हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभार रिएक्शंस के अंदर हमें कैसे पता बेटा कि हाइड्रोजन जो है वो इवॉल्व हो रही है, वो इवॉल्व होती है बेटा बाय मेकिंग अ पॉपिंग साउंड। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो इसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जिस गैस के अंदर पॉप साउंड पट 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 करके आवाज आती है, तो जिसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा बेसिकली समझ लेना वो हाइड्रोजन गैस है आपकी। जिस तरह हाइड्रोजन का बिहेवियर देखा बेटा, उसी तरह हम सेम बिहेवियर देखते हैं अपने एल्कली मेटल्स के साथ। जब अपने एल्कली मेटल्स को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के अंदर, तो कुछ एल्कली मेटल्स मोनोऑक्साइड बनाते हैं, कुछ परऑक्साइड बनाते हैं, कुछ आपके सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। अभी हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड मतलब सिंगल ऑक्सीजन, तो ये हो गया मोनोऑक्साइड। लिथियम है, लिथियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया गया, एज ए रिजल्ट बेटा लिथियम ऑक्साइड आपका क्रिएट होता है और यही इसका आंसर है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सोडियम की या हाइड्रोजन की, मैंने कहा स्पेशल कंडीशन हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है कि ये पर ऑक्साइड्स बनाते हैं।
अब इसमें आपने याद रखना है बेटा, सोडियम ऑक्सीजन मिल गया तो ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। हाँ, ये बात भी सच है कि सोडियम ऑक्साइड भी होता है, ये सोडियम परऑक्साइड है, मतलब ये परऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं बेटा अपने हाइड्रोजन की, तो वो भी बेटा H2+O2, अगर आप देखो तो नीचे क्या बना रहा है बेटा, H2O2 आपका जो है वो क्रिएट कर रहा है। अगर मैं बात करता हूं उसके बाद वाले, जैसे मेरे पास है पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, ये सब के सब बेटा आपके सुपर ऑक्साइड्स क्रिएट करते हैं। उनका जो कहते हैं नहीं है, मतलब जनरल फॉर्मूला जो है वो मेरा बेटा ये MO2 है। अब इस MO2 का मतलब क्या है कि M यहां पर मतलब करता है कोई भी मेटल की यहां पे बात हो रही है। क्लियर। अब चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, पोटेशियम लिया, पोटेशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, एज रिजल्ट KO2 बना। के यहाँ पे मेटल है, वो देख सकते हो आप बेटा इस फॉर्मूले के साथ, देखो कैसे आराम से एग्जाम्पल आपका कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये बर्निंग इफेक्ट है, बहुत सिंपल है यार। देखो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से बर्न करें तो ऑक्साइड बनाता है, सिमिलरली एल्कली मेटल को भी ऑक्सीजन से बर्न करो तो ऑक्साइड्स बनाता है। यस, लिथियम की बात अगर करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा मोनोऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसके बाद वाले सुपर ऑक्साइड्स। बेटा ये सब सिंपल सी बातें हैं, समझो और आराम से इसको आप याद कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कि ये कैसे नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल है। देखिए सिंपल सी बात ये है कि चाहे हाइड्रोजन की बात करें, चाहे हम किसी एल्कली मेटल की बात करें, ये जब कभी भी किसी भी नॉन मेटल से रिएक्ट हुआ है तो हमेशा उसके कंपाउंड्स ही बने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, जैसे कि अगर मैं सोडियम ले लेता हूं, तो सोडियम के केस में और हाइड्रोजन केस में बिल्कुल सामने सामने आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या बन रहा है। तो सोडियम जब ऑक्सीजन से मिलता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। उसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ऑक्सीजन से मिलेगा तो एज ए वाटर क्रिएट करता है। सोडियम को अगर मैं सल्फर से मतलब मिलाऊं तो ये बनेगा सोडियम सल्फाइड। उसी तरह मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन की, तो आपको पता है NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। उसी तरह बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड भी आपका HCl भी प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब है बेटा ये सब सिमिलैरिटीज हैं आपकी हाइड्रोजन के बीच में और एल्कली मेटल के बीच में। ये तो वो सिमिलैरिटीज है जिनके बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट के बारे में, प्लीज जल्दी से वो भी देख लीजिए। अब हम बात करेंगे एक स्पेशल नोट के बारे में, और बेटा नोट बहुत सिंपल है। देखिए आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर देखो पता क्या होता है बेटा, जब कभी भी हम जब सोडियम मेटल को या किसी भी मेटल को रखते हैं ना संभाल कर, तो हमेशा उसको एक इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर रखा जाता है, खासतौर पे केरोसिन में रखा जाता है। अब सवाल है ऐसा क्यों? प्रॉब्लम यह है कि जो सोडियम है वो बहुत ही रिएक्टिव है, या कोई भी एल्कली मेटल की बात करो, दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। और रिएक्टिव होने के चलते अगर आप उसको नॉर्मल एयर में रखोगे तो एयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, मॉइस्चर भी है मतलब पानी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। तो वो इन सबके साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ये जो परत देख रहे हो, ये परत चढ़ जाती है। ठीक है। तो ये जो परत है ये क्यों चढ़ी है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ रिएक्शंस लाया हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एग्जांपल की, जैसे सोडियम का एग्जांपल लिया। तो जो सोडियम है जब आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा, एज ए रिजल्ट वो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस इक्वेशन आपके सामने है। नेक्स्ट इक्वेशन में देखो बेटा हमने क्या किया कि सोडियम ऑक्साइड को पानी से रिएक्ट किया, मतलब मॉइस्चर जो प्रेजेंट है हवा के अंदर उससे रिएक्ट करेगा, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH। अब यही NaOH फर्दर मेरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और बस अब यही चीज है जो एज ए परत उसके ऊपर चढ़ी हुई है। अब इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इसी चीज को बचाने के लिए, सोडियम मतलब इस तरह से रिएक्शन ना टेक प्लेस करे, तो हम उसको एक इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर रखते हैं, और खासतौर पे किस में रखते हैं बेटा, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ऐसा करने से ये जितने भी एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या मॉइस्चर होता है ना, उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करता और एज ए प्रिजर्व रहता है आपका। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सोडियम को हम अपने केरोसिन में क्यों रखते हैं। बहुत इजी है बेटा, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर बेटा मेरे पास नेक्स्ट आता है, ये जो हमने अभी पढ़ा एल्कली के बारे में, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन एंड हैलोजन के बारे में। अरे काफी है पढ़ने के लिए, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, सिंपल है, जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हैलोजन क्या होते हैं बेटा, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। नॉर्मली इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और वो अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करेंगे तो उनका जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल जाता है। बेटा सेम बिहेवियर हाइड्रोजन में भी देखा जाता है। अब अगर आप इसको देखो तो यहां पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन गया, हीलियम 2 बना कि नहीं बना आपका। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं बेटा फ्लोरीन की, अब हम बात करेंगे फ्लोरीन की। फ्लोरीन का नंबर है बेटा, अगर ध्यान से देखो 2 और 7 है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये नियोन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पालेगा जो कि 2 और 8 होगा आपका। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं बेटा अपने क्लोरीन की, तो क्लोरीन का होता है बेटा 2, 8 और 7, है ना। अब 2, 8, 7 है तो 7 मतलब फिर से वही बात, अगर एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा तो वो उसका नोबल कॉन्फ़िगरेशन एक आर्गन की तरह हो जाएगा, जो कि एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, है ना, इसका बिहेवियर एक हैलोजन की तरह, मतलब ये कि वो एक इलेक्ट्रॉन देकर एज ए मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर एज ए नॉन मेटल की तरह भी आपका बिहेव कर सकता है। आगे देखते हैं, वैलेंसी की बात करें, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं किसी के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनने में। तो हाइड्रोजन भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 1 है, ऑब्वियस नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन की, अगर मैं बात करता हूं फ्लोरीन की, ये सभी के सभी बेटा क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ये एक नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं बेटा आपके, चाहे आप हाइड्रोजन को देखो, फ्लोरीन को देखो, क्लोरीन को देखो, इन सभी को सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए। क्लियर। आगे देखते हैं, फिर आता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। देखो डियर, मैंने आपको पहले बताया अगर वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दैट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज, एंड उसी पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कैटायन कहा जाता है। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपना एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, तो उस कंडीशन के अंदर ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनेगा और उसी नेगेटिवली चार्ज आयंस को एनायन कहा जाता है। देखिए वही सेम रिएक्शन, वही सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। आई डोंट थिंक अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ये समझने में। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा था बेटा, मेरे पास हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के अंदर हम अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इनको आपस में ऐड कर दो तो एज ए रिजल्ट क्या बनता है बेटा, आपके पास एक H नेगेटिव आयन आपका क्रिएट होता है। सेम आप क्लोरीन के अंदर देख सकते हो कि मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो तो एज ए रिजल्ट वहां पर Cl नेगेटिव आयन आपका क्रिएट होता है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये वही हाइड्रोजन है जो एक इलेक्ट्रॉन देकर पहले H पॉजिटिव बन गया था, और अब ये वही हाइड्रोजन है जो एक इलेक्ट्रॉन लेकर एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आपका बन गया है। सो लिखा है कि बोथ शोज अ टेंडेंसी टू फॉर्म एन एनायन सिंस देयर आर ओनली वन इलेक्ट्रॉन, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सी बात है बेटा, आराम से आप ये कर सकते हो। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं बेटा हेलोजन्स की, अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, दोनों के दोनों अब इस केस में नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहे हैं, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहे हैं इसलिए इनका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है। अगर इलेक्ट्रॉन्स आप देते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है, और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा इनके फिजिकल स्टेट की। आप अच्छी तरह जानते हो अगर हेलोजन्स की बात की जाए तो वो नॉर्मली आपको गैसियस स्टेट के अंदर मिलता है, और हमने उसके बारे में स्टडी किया हुआ है। तो सिमिलर टू दैट अगर मैं बात करूं बेटा किसी भी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन एंड क्लोरीन की तरह ही हमें एज अ गैसियस स्टेट के अंदर ही मिलता है। तो ये सिमिलैरिटी थी हेलोजन्स के साथ। ऐसे मैंने कहा ना, ऐसी कई सारी सिमिलैरिटीज की अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में आएगा यार ये तो कभी कभी एज अ हाइड्रोजन मतलब एज ए अल्कली मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, कभी कभी ये हेलोजन फैमिली के साथ बिहेव कर रहा है। फिर हम बात करेंगे एटॉमिसिटी की, मतलब ये जब एग्जिस्ट करता है तो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो बेटा ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 भी आपको दिखाया था मैंने। तो हाइड्रोजन हेलोजन्स की तरह ही एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह आपका एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल्स के तौर पे हाइड्रोजन में H2 होता है, फ्लोरीन F2, Cl2, Br2, I2। अगर आप देखो इन सब के अंदर दो दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक मॉलिक्यूल क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि दो एटम्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं, अपने आप को स्टेबिलिटी में ला रहे हैं। क्योंकि दो है इसलिए एटॉमिसिटी भी इसकी 2 हो जाती है, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल की यहां पे बात हो रही है। क्लियर, बहुत सिंपल है बेटा। चलिए सो फाइनली जब हमने ये सब पढ़ लिया,
तो अब मेन चीज रह जाती है कि देखो हमने ये कहा कि मेरा जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल की तरह बिहेव करता है, कभी वो बिहेव करता है एज ए हेलोजन फैमिली के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी, बेसिकली दो ही है जिनके बारे में भी पढ़ेंगे, दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इन दोनों से अलग है। चलिए जल्दी से वो भी खत्म कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात हम करेंगे कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही शेल होता है। कितने? सिर्फ एक शेल होता है। लेकिन अगर आप एल्कली मेटल की बात कर लो, चाहे आप हेलोजेंस के बारे में बात कर लो, इन दोनों कंडीशन के अंदर आपके पास दो या दो से ज्यादा शेल्स होते हैं। तो ये एक तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। दूसरी बड़ी बात, अगर मैं एक हाइड्रोजन के ऑक्साइड के बारे में बात कर रहा हूं जो कि H2O बनता है पानी, वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं हेलोजेंस की, तो जो वो ऑक्साइड बनाते हैं वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। और अगर मैं बात कर रहा हूं एक एल्कली मेटल के ऑक्साइड की, तो वो जो ऑक्साइड्स बनाता है वो बेसिक नेचर का ऑक्साइड होता है। सो ये है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एल्कली मेटल्स एंड द हेलोजन एटम्स। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हाइड्रोजन की रिजेंबलेंस क्या है एल्कली मेटल के साथ या उसका हेलोजन एटम के साथ, और बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बेटा स्टडी किया हाइड्रोजन के बारे में। हमने ये जाना कि उसकी कुछ प्रॉपर्टी आपकी रिजेंबल करती है एल्कली मेटल के साथ, कुछ प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है हेलोजन फैमिली के साथ, और कुछ एक दो प्रॉपर्टी जो अभी आप यहां पे भी देख रहे हो जो डिफरेंस है इन दोनों के साथ। आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके अकरेंस के बारे में बात करूंगा और साथ में ये भी बात करूंगा कि इसको अगर प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।